हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम यूपी टीजीटी इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और ये रीस्टार्ट वीडियो चल रहे हैं। टीजीटी का सिलेबस आपको पता है कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी इसको नए सिरे से और बेहतर ढंग से दोबारा शुरू कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। और जो लिटरेरी टर्म्स हैं हमारी लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम एमएच अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये दो बुक को कंसल्ट किया है और दोनों ही बेहतरीन किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। आज हम दो टर्म पढ़ेंगे, बैलेड और ओड। ये पोइट्री की फॉर्म है। और पहले जान लें, बैलेड पर 2021 की टीजीटी में जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। इनमें से कौन सी बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए, बी और आपकी जो डी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं ये ज्यों का त्यों एमएच अब्राहम की बुक से उसी की लाइंस ली गई हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैलेड की। तो इट टेल्स आ स्टोरी ऑफन विद म्यूजिकल एकम्पनीमेंट, यानी कि म्यूजिक की संगत में, यानी कि संगीत के साथ गा बजा करके एक कहानी को सुनाना, यानी गीत के माध्यम से एक कहानी को सुनाना। इट यूजली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड, इसमें एक ही एपिसोड होता है, यानी एक ही बार में पूरी कहानी सुनाते हैं। और द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, और स्टोरी जो होती है बैलेड में वो एक्शन के साथ, हाव भाव के साथ और डायलॉग के साथ सुनाई जाती है। तो इट इज़ कॉमिक इन नेचर, ये बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन सी है। तो आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो कहने का मतलब है हमको इसी प्रकार इसको तैयार करना है। तो बैलेड के बारे में सारी जानकारी पढ़ लेंगे। तो बैलेड के बारे में, बैलेड इज नोन एज पॉपुलर बैलेड, द फोक बैलेड और ट्रेडिशनल बैलेड। इन सारे नामों से बैलेड को हम जानते हैं। और डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि अभी ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी। इट इज़ ए सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली। तो बैलेड जो होता है एक सॉन्ग होता है ट्रांसमिटेड ओरली, जो मौखिक रूप से हस्तांतरित होता है, यानी कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से, यानी कि जो कहानियाँ हैं गीतों के माध्यम से हम सुनते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसमिटेड होती रहती हैं। विच टेल्स अ स्टोरी इन अ डायरेक्ट एंड ड्रामेटिक मैनर, जो सीधे और ड्रामेटिक मैनर में एक कहानी सुनाते हैं। तो कह सकते हैं कि बैलेड जो है कहानी वाली कविता होती है, यानी गीत जो जिसमें एक कहानी छुपी हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित हुई है। तो उम्मीद है इस बात से बैलेड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हमारे अगर इंडियन मैथोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हीर रांझा और नल दमयंती, ये जो ऐसी कहानियाँ हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। और पहले बहुत सारे लोग इन कहानियों को गाकर ही सुनाते थे। और टेनिसन का द लेडी ऑफ सैलॉट एक जो है बैलेड है। तो सम पॉपुलर स्टोरीज आर यूजुअली ड्राइव्ड फ्रॉम अ ट्रेजिक इंसिडेंट इन लोकल हिस्ट्री और लीजेंड। कुछ कहानियाँ जो लोकल हिस्ट्री और लेजेंड से सुनाते थी, तो उनका ट्रेजिक इंसिडेंट भी हो सकते थे। अब आप खुद सोचिए, हीर रांझा में दोनों ही मर जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार के, अगर पोइम के माध्यम से सुनाएं तो ये भी प्रकार के एक ट्रेजिक इवेंट है। द स्टोरी इज टोल्ड सिंपली, इम्पर्सनली एंड ऑफन विविड डायलॉग। तो जो स्टोरी बैलेड में सुनाई जाती है वो साधारण तौर पर और व्यक्तिगत तौर पे नहीं होती, यानी कि जो सुनाने वाला होता है वो उसमें अपने आप को शामिल नहीं करता। तो यानी कि इम्पर्सनल होती है
विद विविड डायलॉग, और ऐसे उसमें विविड डायलॉग होते हैं, विविड माने जीवंत डायलॉग होते हैं। तो बैलेड आर दस अ नैरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग, यानी कि जो लोकगीत हैं उन फोक सॉन्ग की नैरेटिव स्पीसीज होती है, यानी कि नैरेटिव का मतलब कहानी सुनाना, विच ओरिजिनेटेड एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली, जो उत्पन्न हुई है और उनको ओरली मौखिक तौर पर कम्युनिकेट किया गया है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित हुई हैं अमॉन्ग इलिटरेट और ओनली पार्टली इलिटरेट पीपल, यानी कि अनपढ़ लोगों के माध्यम से और जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच में ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियाँ जो है हस्तांतरित होती हुई चली आई हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऊपर जो अभी पढ़ा था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं होगा। तो टिपिकली द पॉपुलर बैलेड इज ड्रामेटिक, कंडेंस्ड एंड इम्पर्सनल, यानी कि जो ड्रामेटिक होते हैं और संघनित होते हैं। संघनित का मतलब उनमें काफ़ी जोड़ा जाता है, एंड इम्पर्सनल होते हैं। नरेटर बिगिंस विद क्लाइमेटिक एपिसोड, इसमें जो कहानी सुनाने वाला होता है वो क्लाइमेटिक एपिसोड देता है। क्लाइमेटिक एपिसोड मतलब पूरी कहानी को चरम पर लेकर जाता है, यानी कि कहानी को बड़ा उच्च क्वालिटी से लेकर चरम पर लेकर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे लाता है। यानी कि जो बैलेड सुनाता है तो कहानी को बिल्कुल जोशो खरोश के साथ सुनाता है। एंड नरेटर टेल्स द स्टोरी टर्सली बाय मीन्स ऑफ एक्शन एंड डायलॉग। देखिए, मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ये ज्यों का त्यों जो है उन दोनों बुक से लिया गया है। तो द नरेटर टेल्स द स्टोरी टर्सली, इसमें जो नरेटर होता है, कहानी सुनाने वाला होता है, वो संक्षिप्त रूप में कहानी सुनाता है। बाय मीन्स ऑफ एक्शन एंड डायलॉग, यानी कि एक्शन भी सुनाता है, एक्शन भी करता है और साथ साथ डायलॉग के माध्यम से भी। समटाइम्स बाय मीन्स ऑफ डायलॉग अलोन, कभी कभी अकेले डायलॉग के माध्यम से। एंड टेल्स इट विदाउट सेल्फ रेफरेंस, यानी कि विदाउट सेल्फ रेफरेंस का मतलब ये इम्पर्सनल तौर पर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं सुनाता, और द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड और फीलिंग, और ना ही इसमें अपने खुद के दृष्टिकोण को शामिल करता है, ना ही अपनी भावनाओं को शामिल करता है, यानी जो कहानी सुनाता है उसी के वही सुनाता है। अब दूसरा आता है बैलेड स्टैंजा फॉर्म। तो देखिए, बैलेड स्टैंजा फॉर्म, बैलेड स्टैंजा जो होता है वो 4 लाइन का होता है, 4 लाइन स्टैंजा होता है। तो कह रहा है द मोस्ट कॉमन बैलेड स्टैंजा फॉर्म इज अ क्वार्टरन इन अल्टरनेट 4 स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइन। इसमें 4 लाइन का होता है जो अल्टरनेट तौर पर पहली लाइन 4 स्ट्रेस सिलेबल की होती है और दूसरी लाइन 3 स्ट्रेस सिलेबल की होती है, यानी कि आयमिक मीटर होता है, और पहली में 4 सिलेबल होते हैं, दूसरी में 3। यूजुअली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम, और दूसरी और चौथी लाइन में लय होती है, देखिए राइम होती है। देखिए इसको देखते हैं, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ये आपकी पोइम है कॉलरिज की। तो उसमें द ब्रेड ग्रूम डोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेश हियर मेरी डिन। तो यहाँ पर देख रहे हो ये सेकंड और ये आपकी 4th लाइन है, इनमें किन और डिन राइम मिली हुई है, और फर्स्ट लाइन और 3rd लाइन है ये 4 सिलेबल की है और ये 3 सिलेबल की। अब बैलेड की ओरिजिन की बात करें तो देखिए, बैलेड आपका इंग्लिश ओरिजिन माना जाता है, और वो भी मिडिल एज में। मैनी ट्रेडिशनल बैलेड्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन द लेट मिडिल एज। इन लेट मिडिल एज में, मिडिल एज का मतलब 11th, 12th और 13th सेंचुरी में,
यही मिडिल एज कहलाता है, और थोड़ा सा और पहले भी ले सकते हो। बट दे वर नॉट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड अंटिल द 18th सेंचुरी, यानी कि ये जो बैलेट थे वो 18वीं शताब्दी में ही पब्लिश हुए, प्रिंट किए गए। उससे पहले न कलेक्ट किए गए न प्रिंट किए गए, बस धीरे धीरे ओरली ट्रांसमिटेड होते रहे, यानी कि मौखिक रूप से हस्तांतरित होते गए, और 18वीं शताब्दी में फिर इनको बिशप टॉमस पर्सी ने इसको क्या किया, प्रिंटेड कराया। तो इन 17, ये भी इम्पोर्टेंट होता है प्रश्न, इन 1765 बिशप टॉमस पर्सी पब्लिश्ड हिज रेलिक्विस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री इज ए कलेक्शन ऑफ बैलेट्स एंड पॉपुलर सॉन्ग। तो ये 18th सेंचुरी के 1765 में ये कलेक्शन जो है पब्लिश होता है। अब एक और बैलेट के बारे में जानते हैं, ब्रॉड साइड बैलेट। देखिए ब्रॉड साइड बैलेट को मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ। ये पेज मान लीजिए, और इस पेज पर एक ही तरफ बैलेट जो है प्रिंट है मोटे गत्ते पे, यानी कि मोटे, और ये बाज़ारों में बिकता है। तो बैलेट उस समय, आज भी आपने कहीं गए होंगे तीर्थ यात्रा पर, तो भजनों की किताबें बिकती हैं, तो ऐसे ही बैलेट जो है एक तरफ छप करके, यानी कि एक ही तरफ प्रिंट होकर के बिका करते थे। जो एक ही तरफ प्रिंटिंग है तो इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड बैलेट, और ये चौड़े पेपर पर छपे होते थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। अ ब्रॉड साइड बैलेट इज ए बैलेट दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ ए सिंगल शीट। एक सिंगल शीट के एक ही तरफ प्रिंटेड होते थे, ठीक। इट डेल्ट विद करंट इवेंट्स और पर्सन और इश्यू एंड वॉज संग टू आ वेल नोन ट्यून। एक चिर परिचित धुन में इनको गाया जाता था, और उसी समय की ये व्यक्तियों के बारे में, कंटेम्पररी व्यक्तियों के बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में इनमें बैलेट लिखा होता था। और ब्रॉड साइड बैलेट स्टार्टेड इन द 16th सेंचुरी, और ये 16th सेंचुरी में शुरू हुए थे। और दीज ब्रॉड साइड्स वर हॉक्ड इन द स्ट्रीट्स और एट कंट्री फेयर्स इन ग्रेट ब्रिटेन। यानी ग्रेट ब्रिटेन के गांव देहातों के मेलों में, गलियों में जो फेरी लगाने वाले थे वो इन ब्रॉड साइड बैलेट को बेचा करते थे। बैलेट वही है, बस एक तरफ छाप के बेचते थे ये। अब लिटरेरी बैलेट जो हमारे रोमांटिक पोइट्स ने लिखे थे, जिसमें कीट्स हैं, आपके वर्ड्सवर्थ हैं, और ये आपके एस्ट्री कॉलिस हैं, इन्होंने जो बैलेट लिखे थे ये लिटरेरी बैलेट थे। तो लिटरेरी बैलेट और आपके ट्रेडिशनल बैलेट जो पहले पढ़े उसमें अंतर क्या है? देखिए अंतर कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का अंतर नहीं है। बस लिटरेरी बैलेट में हमारे जो राइटर्स हैं इन्होंने फोक बैलेट्स को कॉपी किया था, यानी कि वही टून, वही पैटर्न इन लोगों ने कॉपी किया था, और जानबूझकर कुछ चीज़ों पर इन्होंने जानबूझकर लिखा था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द ट्रेडिशनल बैलेट हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ लिरिक पोइट्री इन जनरल। इट हैज आल्सो डेवलप्ड इन द लिटरेरी बैलेट। तो देखिए ट्रेडिशनल बैलेट जो गाए चले आए, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिटेड होते रहे। इनसे प्रभावित होकर के जो हमारे इंग्लिश पोइट थे उन्होंने उन्हीं बैलेट की, जो ट्रेडिशनल बैलेट की थी, वही फॉर्म को और स्टाइल को अपनी लिरिक पोइट्री में उसको कॉपी किया, उसको प्रभावित हुए, और ये जो बैलेट बने ये आपके लिटरेरी बैलेट के रूप में विकसित हुए। तो लिटरेरी बैलेट इज ए नैरेटिव पोइम। अब ये डेफिनेशन है, लिटरेरी बैलेट इज ए नैरेटिव पोइम written in deliberate imitation of the form, language and spirit of the traditional ballad।
यानी कि जो ट्रेडिशनल बैलेट की बैलेट थे उन्हीं की फॉर्म को, उन्हीं की लैंग्वेज को और उन्हीं की स्पिरिट को जानबूझकर कॉपी करके उन्होंने नैरेटिव पोएम को लिखा। तो ये समझ गए लिटरेरी बैलेट क्या है, वही है, फॉर्म वही है, लैंग्वेज वही है, स्पिरिट वही है, बस इन्होंने जानबूझकर उनको लिखा। जो ट्रेडिशनल थे वो पहले से चली आ रही कहानियों होती थी, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नई कहानियाँ बनाई, नई इवेंट्स पे लिखा, नए जो कंटेम्प्रेरी रही हो कुछ भी हो उनके बारे में इन्होंने जानबूझ के लिखा। तो इन इंग्लैंड सम ऑफ द बेस्ट लिटरेरी बैलेट्स वर कंपोज्ड इन द रोमांटिक पीरियड। तो यही कारण है कि रोमांटिक पीरियड में जो लिरिकल बैलेट को जो है जो आपके बैलेट थे लिटरेरी बैलेट को परफेक्ट किया गया। अब कॉलेज ने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये बैलेट लिखा, वाल्टर स्काउट ने प्राउड मैसी लिखा, कीट्स ने तो बैलेट का फादर का लिटरेरी बैलेट का फादर कहा जाता है इनको, परफेक्ट करने वाला कहा जाता है, क्योंकि कीट्स ने ही लिटरेरी बैलेट को परफेक्ट किया। तो ला बैलेट एम सेंस मर्सी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे, इनके 5 तो बैलेट लिखे हैं, और इन लिरिकल बैलेट्स 1798 वर्ड्सवर्थ ने लिखा है BR7। तो अब हम ओड की बात करें तो समझ गए, ये बैलेट के बारे में काफ़ी जानकारी थी। अब ओड पे जो प्रश्न पूछा गया था वो 2021 में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, इनमें से कौन सी ओड की फॉर्म नहीं है। देखिए पिंडारिक ओड है जिसको हम रेगुलर ओड बोलते हैं, ये ग्रीक ओड है। हॉरेसियन एक प्रकार का ओड है जिसको 1st सेंचुरी BC के पोइट हॉरेस ने लिखे थे। जैकोबियन एक एज है और ये आपका कोई भी ओड का टाइप नहीं है। और अगले बात करते हैं इर्रेगुलर ओड। तो इर्रेगुलर ओड को कॉलियन ओड कहा जाता है जिसको अब्राहम कॉले ने लिखा। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। तो इन सारे पिंडारिक ओड, हॉरेसियन ओड, इर्रेगुलर ओड ये क्या होते हैं, क्या इनकी फॉर्म होती है और ओड क्या होते हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो जैकोबियन नाउन नहीं है, ओड है। देखिए जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिंडारिक ओड जिसको हम रेगुलर ओड बोलते हैं, कॉलियन ओड जिसको इर्रेगुलर पिंडारिक ओड क्या बोलते हैं, और हॉरेसियन ओड बोलते हैं। इर्रेगुलर और रेगुलर क्या होता है, इन सारी बातों को जानेंगे। कौन से हमारे इंग्लिश राइटर्स ने इनको इमिटेट किया और इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में, क्योंकि यही सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम ओड की अगर ओरिजिन की बात करें तो नेचुरल है, ग्रीक के पोइट पिंडार ने इनको 5th सेंचुरी BC में लिखा। तो ये आपके एंशिएंट ग्रीक की ओरिजिन है, तो 5th सेंचुरी BC के। अगर हम डेफिनेशन की किसने किया, पिंडार ने। डेफिनेशन की बात करें, अ लॉन्ग लिरिक पोइम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट। मेन पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट में सीरियस है, एंड ट्रीटमेंट एलिवेटेड इन स्टाइल, स्टाइल उच्च कोटि की होती है, एंड इलेबोरेट इन इट्स स्ट्रेंजियाक स्ट्रक्चर, और इसके जो स्ट्रेंजा का स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर होता है, शानदार होता है। और ऊपर से इसको और कहें, ये पोइम जो होती है एक प्रकार की स्तुति होती है, हिम्न टाइप की होती है। तो जो प्रोटोटाइप है यानी कि जो मॉडल है ओड का, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रीक पोइट पिंडार, हुज ओड्स वर मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स बाय द कोरस इन ग्रीक ड्रामा। तो ग्रीक ड्रामा में जब प्रेजेंटेशन होती थी तो कोरस के रूप में जब समूह गान होता था, उस कोरस में
ओड प्रस्तुत किए जाते थे। अब ग्रीक ड्रामा में जो कोरस प्रस्तुत किया जाता था ओड के माध्यम से, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स स्टैंजा पैटर्न था, वर पैटर्न इन सेट्स ऑफ 3, तो 3 पैटर्न का सेट था, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। यानी स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड, ये 3 स्टेज बनते थे। तो मूविंग इन आर डांस रिदम टू द लेफ्ट बाय द कोरस चांटेड द स्ट्रोफी। जब वो स्टेज की लेफ्ट की तरफ मूव करते थे तो स्ट्रोफी स्टैंजा को गाते थे, और जब राइट तरफ को मूव करते थे तो उसका एंटी स्ट्रोफी गाते थे, और फिर बाद में बीच में खड़े होकर उस गीत को प्रस्तुत करते थे तो एपोड गाते थे। यानी कि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, एपोड। जब ये इनका रेगुलर रिपीटेशन होता था, बाएं जाना, दाएं जाना, फिर बीच में गाना, फिर लेफ्ट को जाना, फिर राइट को जाना, फिर मिडिल में खड़े होकर गाना, तो इस प्रकार जो रिदमिक तौर पर रिपीटेशन होता था, यही रिपीटेशन को रेगुलर ओड कहा गया। तो कहने का मतलब है जो रेगुलर ओड यानी कि पिंडारिक ओड को ही रेगुलर ओड कहा जाता था। तो द रेगुलर और पिंडारिक ओड इन इंग्लिश इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म, यानी कि जिन्होंने इसी फॉर्म को, यानी कि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड को ज्यों का त्यों फॉलो किया, ज्यों का त्यों इमिटेट किया। जैसे स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और जो एपोड में, इन सभी स्टेप पर जो ओड लिखे गए और सभी स्टेप को रिकर किया गया, तो ये आपके रेगुलर ओड बने, तो रेगुलर पिंडारिक ओड। ठीक, समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्म, कौन से, द रेगुलर और पिंडारिक ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड into England by Ben Jonson's ode to the immortal memory and friendship of that noble pair, Sir Lucius Carey and Sir H. Morrison। 1629 में बेन जॉनसन ने इस ओड को लिखा। तो नेचुरल है, अब प्रश्न बनता है, हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर ओड इन इंग्लैंड, इन इंग्लिश? तो समझ गए होंगे, बेन जॉनसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। टॉमस ग्रे का जो प्रोग्रेस ऑफ पोइसी है, ये भी आपका रेगुलर ओड है, जिसको पिंडारिक ओड बोलते हैं। देखो, ओड तो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड, इन तीनों को जो फॉलो करेगा वो तो पिंडारिक ओड ही कहलाएगा। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर क्या है? रेगुलर का मतलब है कि इन्हीं स्टैंजा को समान रूप से फिर रिपीट करना, ये रेगुलरिटी हो गई। लेकिन इर्रेगुलर ओड, जिसको अब्राहम कॉले ने इंट्रोड्यूस किया, ये भी पिंडारिक कहलाते हैं। इन ओड को भी पिंडारिक बोलते हैं, लेकिन ये पिंडारिक इर्रेगुलर ओड होते हैं, क्योंकि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड इसमें भी होता है, लेकिन जो स्टैंजा की फॉर्म है वो डिफरेंट होती है, जो रिपीटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये इस प्रकार इर्रेगुलर कहलाता है। तो पढ़ के देखते हैं क्या और जानकारी मिलती है। The irregular ode was introduced in 1656 by अब्राहम कॉले। तो अब्राहम कॉले ने इसको इंट्रोड्यूस किया। यही कारण है इन ओड को कॉलियन ओड कहा जाता है। कॉलियन ओड क्यों कहा जाता है? बिकॉज अब्राहम कॉले इंट्रोड्यूस दीज ओड्स in 1656।
ही इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल एंड मैटर, यानी कि इन्होंने पिंडारिक स्टाइल और मैटर को तो इमिटेट किया, बट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टेंजियाक पैटर्न। तो जिस प्रकार स्टेंजियाक के जो पैटर्न था वो उसको नहीं माना, क्योंकि हमने कहा कि जिस प्रकार के पहले स्टेंजा बने स्टॉपी, एंटी स्टॉपी एंड एपोड, फिर उसी नाप के यानी कि उसी मीटर के उसी लेंथ के स्टेंजा दोबारा, तो इन्होंने उस लाइन और लेंथ को डिफरेंट कर दिया। स्टॉपी, एंटी स्टॉपी और एपोड को तो अपनाया, लेकिन स्टेंजा की जो फॉर्म है उसको इन्होंने इरेगुलर कर दिया। तो क्या किया इन्होंने? इंस्टेड ही allowed each stanza to establish its own pattern of variable line length, number of lines and rhyme scheme। समझ गए? स्ट्रॉफी थी, एंटी स्ट्रॉफी थी, एपोड था, बट जो पैटर्न था वो वेरिएबल लेंथ का था, वेरिएबल नंबर ऑफ लाइंस थी और वेरिएबल राइम स्कीम थी। तो दैट्स वाई अब्राहम कॉले के पिंडारिक ओड को इरेगुलर ओड कहा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। दिस टाइप ऑफ इरेगुलर स्टेंजाक स्ट्रक्चर इज फ्री टू अल्टर इन अकॉर्डिंग विद शिफ्ट्स इन सब्जेक्ट एंड मूड। तो सब्जेक्ट और मूड में जिस प्रकार शिफ्ट होता था तो इसी प्रकार ये भी शिफ्ट हो जाते थे। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑन इमोर्टैलिटी, जो इमोर्टैलिटी ओड है वो किस प्रकार का ओड है? वो आपका इरेगुलर ओड है। और कौन सा ओड है? इरेगुलर पिंडारिक ओड, जिसको हम कॉलियन ओड बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे, है पिंडारिक ओड ही लेकिन इरेगुलर है, और इरेगुलर पिंडारिक ओड है, इसका कारण है कि वो कॉलियन ओड कहलाएगा। तो पिंडार्स ओड वर एनकोमियास्टिक, दैट इज दे वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। तो पिंडारिक ओड जो थे हमने कहा आपके स्तुति गीत हुआ करते थे। तो एनकोमियास्टिक का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत होते हैं। दैट इज दे वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, किसी की प्रशंसा करने और उसके शान में कसीदा कसने के लिए इनको गाया जाता था। इन द स्टेंस ऑफ पिंडार द ओड टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज एथलीट एंड द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स के जो विक्टोरियस होते थे उनको प्रशंसा करने के लिए उनकी प्रशंसा में ये गीत गाए जाते थे। द अर्लियर इंग्लिश ओड्स एंड मैनी लेटर वंस वर आल्सो रिटन इन यूलोजाइज समथिंग। यूलोजाइज समथिंग का मतलब हुआ किसी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत, यानी कि ये स्तुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तुति। तो ये स्तुति में गाए जाने वाले गीत थे, यानी कि अब हम जॉन ड्राइडन के एन किलीग्रू की बात करें तो देखिए एन किलीग्रू एक इंग्लिश पोइट और पेंटर था जिसको उसके समकालीन लोगों ने अ ग्रेस फॉर ब्यूटी एंड म्यूज फॉर विट कह करके इस पोइट को डिस्क्राइब किया। तो जॉन ड्राइडन ने एन किलीग्रू जो ओड लिखा है वो उन्हीं पोइट को प्रशंसा करने के लिए लिखा है। जॉन ड्राइडन की जो अलेक्जेंड्रास फीस्ट है ये सेंट सिसिलिया के सम्मान में, जो संत सिसिलिया हैं उनके सम्मान में लिखा गया गीत है। और ये लिखा गया था 1687 में, 1687 में सेंट सिसिलियास डेज पर लिखा गया था, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और हिम्न टू एडवर्सिटी और ओड टू ड्यूटी इसी प्रकार के ओड हैं। और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, रोमांटिक पोइट्स परफेक्टेड द पर्सनल ओड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड
पैशनेट मेडिटेशन। अब और जान लेते हैं वर्ड्सवर्थ का इमिटेशन ओड, कॉलेज का डिजेक्शन एंड ओड, शैली का ओड टू द बेस्ट बेंड। अब बात करते हैं हॉरेशियन ओड की। देखिए हॉरेशियन ओड, हॉरेस जो पोइट रहे हैं वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के रोमन पोइट हैं, लैटिन पोइट हैं। हॉरेशियन ओड was originally modeled on the matter, tone and form of the odes of Roman Horace of फर्स्ट सेंचुरी BC। इनके पहली शताब्दी BC के पोइट रहे हैं रोमन पोइट हॉरेस। तो उनकी फॉर्म को इंग्लिश पोइट ने फॉलो किया, इमिटेट किया, तो जो ओड बने वो आपके हॉरेशियन ओड बने। तो क्या डिफरेंट है हॉरेशियन ओड में और आपके पिंडारिक ओड में, अभी जानते हैं। अब डिफरेंट की बात करें तो कह रहा है इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी एंड बोल्डनेस। पैशन में विजनरी और बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार। पिंडार की जो औपचारिक भाषा थी, फॉर्मल लैंग्वेज थी, उसके विपरीत जो हॉरेशियन ओड थे वो शांत थे, काम थे, मेडिटेटिव थे और कॉलिक्वल माने लोक बोलचाल की भाषा में थे, यानी आम भाषा में थे। तो दे आर यूजुअली होमोस्ट्रोफिक दैट इज रिटन इन सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म एंड शॉर्टर देन द पिंडारिक ओड। देखिए बहुत बड़ा अंतर तो यही है कि पिंडारिक ओड में आपने देखा स्ट्रोफी, फिर एंटी स्ट्रोफी और एपोड, ये 3 स्टेप में गाया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, जो हॉरेशियन ओड है वो होमोस्ट्रोफिक है, यानी कि एक ही स्टेंजा जो है एक ही स्टेंजा फॉर्म में है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। 3 स्टेंजा फॉर्म नहीं है इसमें। एंड शॉर्टर देन द पिंडारिक ओड, और पिंडारिक ओड के से छोटा भी है। तो समझ गए होंगे क्या अंतर है। वो उसमें 3 स्टेंजा फॉर्म थे, इसमें एक ही स्टेंजा फॉर्म है। और एंड्रू मार्वेल का एन हॉरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये एंड्रू मार्वेल का है। किड्स का टू ऑटम जो है आपका हॉरेशियन ओड है। तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। अब आपकी ओड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या बनते हैं। पहले ओड जो है ग्रीक ओरिजिन है, अलॉन्ग लिरिक पोइम है, इट इज सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन है, इट एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन स्टाइल, इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, यानी कि संबोधन के माध्यम होती है, एंड समटाइम इट यूज्ड टू कोमेमोरेट एन इम्पोर्टेंट पब्लिक ओकेजन। तो इम्पोर्टेंट पब्लिक ओकेजन को इसमें याद किया जाता है। और रोमांटिक पोइट परफेक्टेड द पर्सनल ओड, और पर्सनल ओड को रोमांटिक पोइट ने परफेक्ट किया। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके माध्यम से हम और जानकारी लेंगे, देखते हैं कितना। हु इज़ द फादर ऑफ ओड, तो भी ग्रीक पोइट पिंडार कहलाएंगे। हु इंट्रोड्यूस रेगुलर ओड इरेगुलर ओड इन इंग्लिश, तो ये अब्राहम कॉले हैं। अब अगर हम रेगुलर ओड की बात करें तो ये बेन जॉनसन है। अगर रेगुलर की बात करें तो कौन है, बेन जॉनसन, वो भी आएगा। हु इंट्रोड्यूस द रेगुलर और पिंडारिक ओड, तो बेन जॉनसन ने किया। और कौन सा ओड है इनका, टू द इमोर्टल मेमोरी ऑफ एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबेल पेयर सर लूसियस कैरी एंड सर एच। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ओड, तो इंग्लिश ओड के फादर जॉन कीट्स कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने परफेक्ट किया था। हु इंट्रोड्यूस हॉरेशियन ओड, तो लैटिन पोइट हॉरेस ने। और हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन इंग्लिश, तो भैया जॉन कीट्स का नाम आते हैं। और व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ पिंडारिक ओड, तो ये ग्रीक ओड कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो ये दोबारा हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।